एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक मैसेज दिया। वो मैसेज है कि जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि आपको शासनकर्ता जमात बनना है। और ये इसलिए बाबा साहब ने बताया, उन्होंने खुद ही उसमें बताया कि ताकि हमें हर दिन वो वाक्य दिखे, ऐसे जगह पर लिखना लिखना है कि हर दिन हमें दिखे और हर दिन हमें वो याद हो कि हमें शासन करती जमात बनना है, अर्थात रूलिंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मैसेज हमें दिया था। और ये मैसेज हम सब लोग हर दिन पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संदेश दिया कि शासन करती जमात बनना है, लेकिन किस प्रकार से बनना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाबा साहब ने अपने जीवन में उसके बारे में बहुत कुछ बताया है कि किस प्रकार से शासन करता जमात हमें बनने की जरूरत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मूल निवासी बीडी बोरकर सर, एनईसी सदस्य हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इनके साथ हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे कि मूल निवासी बहुजन समाज शासन करता जमात कैसे बने। सर, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी, आपका स्वागत है। जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम जय मूल निवासी। सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये मैसेज दिया कि शासनकर्ता जमात बनना है और आपको अपने घर की दीवारों पर लिखना चाहिए और लिख कर रखना है ताकि आपको याद रहे। लेकिन आज हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के बाद अभी इतने वर्ष हुए हैं, आजादी मिलकर भी इतने साल हुए हैं, संविधान लागू होकर भी अभी लगभग 75 साल होने को आ रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम देखें तो शासन कर्ता जमात बनने का जो अर्थ है बाबा साहब के दृष्टिकोण से, वो क्या क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो बाबा साहब ने ये क्यों कहा कि हमें शासन करती जमात बनना होगा, ये इसके पीछे उनकी क्या भावना थी, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब शासन करती जमात अगर हम नहीं बनते तो हमारी स्थिति कैसे रहेगी, और शासनकर्ता जमात बनते हैं तो हमारी स्थिति में क्या बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आएगा, ये डेफिनेटली उनके दिमाग में था। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर हम शासन करती जमात नहीं बनते तो जो समाज व्यवस्था जो है, जिसमें इस देश का जिन्हें ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, ओबीसी बनाया, मतलब ये भिन्न भिन्न पहचाने दी, तो इन पहचानों में रह के हमारे जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स मैं पहले कहूंगा, कि एक इंसान को इंसान समझा जाए और उस इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार किया जाए, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा ही बना रहेगा। तो मूलभूत बात यह है कि बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश में हर व्यक्ति को इंसान समझा जाए और उसके साथ हर एक व्यक्ति ने इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। अब ये सदियों पुरानी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, उसके बावजूद ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है, फिर ये उसके माध्यम से करना चाहिए, मतलब बाय लॉ होना चाहिए। अगर वॉलंटरीली ये चीज नहीं हो रही है, जैसे एक समय में ये हो रहा था इस देश में, आप ये देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि इस देश में बुद्धा का शासन रहा है, तो बुद्धा तो कोई पॉलिटिशियन थे नहीं, तो फिर उनका शासन कैसे रहा? उनका शासन रहने का मतलब है उनका जो विचार रहा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो बुद्धा का विचार रहा है, उस विचार का समाज जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। और उस प्रभाव में हर व्यक्ति अपना व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ समता से करता था,
न्याय के साथ करता था, इसलिए बुद्धा का शासन था, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिक्रांति हुई इस देश में, तो फिर वही ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में गैर बराबरी का व्यवहार, अन्याय का व्यवहार, दमन का व्यवहार होने लगा। जब ये स्थिति रही, इस पीरियड में बाबा साहब का कार्यकाल आता है, तो उनकी ये मान्यता थी कि ये अभी जब तक एक कानूनी व्यवस्था से ये नहीं करेंगे, तब तक एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज जीवन में व्यवहार नहीं होगा। और अगर ये कानूनी व्यवस्था के माध्यम से अगर करना है, तो कानून लागू करने वाली जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जब तक ये समाज नहीं रहता, मतलब जब तक ये समाज शासन करती जमात नहीं बनता, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने ये कहा कि हमने शासन करती जमात बनना चाहिए, और इसके लिए उनको हर दिन रिमाइंड करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि हमें शासन करती जमात बनना है, और ताकि वो निरंतर उनके बैकअप द माइंड में रहे। और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो सब कुछ बाबा साहब के जो फॉलोअर्स है या यहाँ की जो जनता है, जिनको उनके अधिकार डिप्राइव किए गए, उन्होंने वो करना चाहिए। और इसके लिए फिर बाद में, ये तो बहुत पहले कहा, लेकिन बाद में ये कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बाबा साहब ने बहुत ही क्लियर ओपिनियन दिया है। और ये कहा है उन्होंने, मेरा ख्याल है वो 1955 का स्पीच है उनका, और उसमें वो ये कह रहे हैं, वो अंग्रेजी में है, तो मैं पहले अंग्रेजी में बताऊंगा, बाद में हिंदी में बताऊंगा उसका क्या मतलब है। वो ये कह रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी मेड यू द वर्चुअली द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ का मेजॉरिटी तबका है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स और उनसे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, जिन्हें हम मूल निवासी बहुजन कहते हैं, उनको संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी मेड यू वर्चुअली द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। मतलब मैंने आपको शासनकर्ता बना दिया, बट वर्चुअल मोड में बना दिया। अगर इस देश के शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग अगर इकट्ठा आ जाते हैं फॉर कैप्चरिंग ए पॉलिटिकल पावर, तो उनसे उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता सत्ता में आने से। इसका मतलब मैसेज बहुत क्लियर था कि इस देश के शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों ने, क्योंकि वो मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, और पॉलिटिक्स में स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिन लोगों की मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होती है, वही रूल करते हैं देश के ऊपर, वही शासन करते हैं देश के ऊपर। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने वर्चुअली आपको इस देश के रूलर्स बना दिया है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि ये जो वर्चुअली उन्होंने हमें बना दिया जी, उसको एक्चुअली कैसे रूलर्स बनाया जा सकते, ये इशू है। बिल्कुल तो बिल्कुल बाबा साहब, जी जी, मैं हम इसी संदर्भ में पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि बाबा साहब ने ये दोनों बातें बताई। एक तो तत्वतः मैं आपको शासक बना दिया गया है, संविधान में वो बातें मौजूद हैं।
क्या ऐसा आज के वर्तमान में आपने एससी और ओबीसी की बात की, उनके पोलराइजेशन की, उनके ध्रुवीकरण की भी बात की। अब अनुसूचित जनजाति जो है उस वक्त उतना जागरूक नहीं था, लेकिन अब वो वर्ग भी बड़े पैमाने पर ये पूरे दौर में जागृति के कारण अब काफी आगे आ रहा है, और एससी एसटी ओबीसी का भी ध्रुवीकरण हो रहा है। तो क्या बाबा साहब के दृष्टि से क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है, या आप ऐसा कोई कार्यक्रम आज के वर्तमान में देखते हैं कि जिससे हम ये कहें कि मूल निवासी समाज जो है ये शासनकर्ता समाज बनेगा? अगर वो काम नहीं किया तो नहीं बनेगा, किया तो बनेगा। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम आप समझते हैं कि जो उचित है आज की तारीख में? सही सही, मतलब आपने बिल्कुल पिन पॉइंटेडली मुझे ये सवाल किया है कि वो जो उन्होंने जो वर्चुअल रूलर्स बनाया था, तो उन रियलिटी में उनको रूलर्स बनाने का कोई कार्यक्रम हो सकता है? तो आप ये देखेंगे कि इसमें पब्लिक ओपिनियन, जनता का ओपिनियन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेमोक्रेसी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि पब्लिक ओपिनियन, अगर आप रूलिंग क्लास बनना चाहते हैं तो आपकी फेवर में होना चाहिए। मतलब आपका जो ओपिनियन है, आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो आपने आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसे हम फुले अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी कहते हैं, तो फुले अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के तहत एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता की व्यवस्था निर्माण करने के लिए पब्लिक का ओपिनियन क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये पब्लिक का ओपिनियन बिना क्रिएट किए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बुद्धा का एग्जाम्पल दिया है, जबकि वो एक पॉलिटिकल रूलर नहीं थे, तब भी उन्होंने मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में बनाया था, और उस वक्त की जो जनता थी, हर व्यक्ति उस विचार से प्रभावित था, और उस विचार से प्रभावित होने की वजह से एक जो उस वक्त की नीतियां बनती थी, जबकि उस वक्त जो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं थी, लेकिन गणतंत्र की व्यवस्था थी बुद्धा के समय में, तो वो उस वक्त वो निर्णय उस ढंग से बनाते थे, क्योंकि विचार एक जैसा था लोग, तो उस विचार के तहत हर व्यक्ति के कल्याण की बात होती थी। तो अभी ये जो पब्लिक ओपिनियन बनाने का जो मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी। आज हमारे समाज के जो लोग हैं, जो ये चाहते तो है कि हम रूलर्स बने, लेकिन उनके जो व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव है, मैंने कई बार देखा समाज में कि जो सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एक व्यक्ति का होना चाहिए, जैसे बाबा साहब का सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, फुले साहब का सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, हर व्यक्ति का एक सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव का मेरा मतलब जो है, अपने समाज के कल्याण के हित में हमारी पॉलिटिकल थॉट क्या होना चाहिए, इससे मैं कहता हूं सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। लेकिन हर व्यक्ति का खुद का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होता है। वो खुद का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जिनका होता है, उनका जो सोच होता है कि भाई अगर मैं कुछ बन जाऊं पॉलिटिक्स में, तो उसके माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम को मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके अपने समाज का कल्याण करने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। ऐसे कई लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उनका व्यक्तिगत कल्याण तो हुआ, वो पॉलिटिक्स में मंत्री बने, लेकिन जिस व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करके अपने समाज के कल्याण की बात वो सोच रहे थे, ऐसा कभी हुआ नहीं। इन द प्रोसेस ये हुआ कि जो कुछ भी व्यक्तिगत स्तर पे उन्होंने पॉलिटिकली अचीव किया, वो भी उनको खोना पड़ा। तो आप ये देखेंगे कि इस ढंग की सोच रखने वाले लोग सचमुच समाज का कल्याण कर पाएंगे, या समाज के लिए जो सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको हासिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप ये देखेंगे कि ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए वो एजेंडा लोगों के पास लेके जाना पड़ेगा।
तो वो एजेंडा लेके जाकर ही ये हम पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने उस वक्त जो, जैसे आपने भी अभी जिक्र भी किया कि शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के लोगों की बात कही है बाबा साहब ने, जो मैंने बताया, लेकिन उस वक्त की प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में जब जो पॉलिटिकल अवेकनिंग ओबीसी के लोगों में नजर, शेड्यूल ट्राइब के लोगों में जो नजर नहीं आ रही थी, तो यही कारण हो सकता है कि उन्होंने उस दिशा में मतलब उनके उनका नाम का उल्लेख न किया हो। लेकिन आज आप देखेंगे एक पॉलिटिकल अवेकनिंग तो बनी है, मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें उनके अधिकार जो भारत के संविधान में लिख दिए है वो मिलना चाहिए, लेकिन वो रास्ता उनको समझ में नहीं आता वो कैसे कर सकते हैं। और इसलिए आप ये देखेंगे कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ जाते हैं अपने पॉलिटिक समाज के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, जो लोग कॉन्शियसली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो डिनाई कर रहे हैं, उन्हीं के साथ वो जुड़ जाते हैं। जैसे पहले भी जुड़े हुए शेड्यूल कास्ट के लोग भी और ओबीसी के लोग भी उन्हीं के साथ। तो उससे हमारा जो रियल सेंस में जो सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हासिल किया जा सकता है, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए अवेकनिंग करना, अब ये अवेकनिंग करने के लिए आइडेंटिटी जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब जब बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ओबीसी की बात कही, तो हमने खुद ने होके ये आइडेंटिटी एडैप्ट नहीं की हुई आइडेंटिटीज है, ये हमें बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिकार की जो बात कही, तो जो यहाँ जो मेजॉरिटी पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने ब्रिटिशों के सामने ये कंसीड किया कि ठीक है ये दे देंगे, लेकिन कैसा दिया जाए, भाई दे देना ये एक प्रिंसिपल है, लेकिन मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए देने की। तो इसलिए इस देश के जो अनटचेबल्स लोग हैं उनका एक शेड्यूल बनाना चाहिए, ताकि उस शेड्यूल में जो भी जातियां रहेगी अनटचेबल्स की उनको दे दिया जाएगा जी। तो इसलिए हम शेड्यूल कास्ट बने, हम कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है। लाइकवाइज जो ओबीसी है वो ओबीसी भी ऐसे ही बने, क्योंकि उनको कुछ देने की बात आई, प्रिंसिपली एग्री किया गया, तो फिर ये कौन लोग हैं, तो ओबीसी की एक सूची बनाई गई जिसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग। और आप ये देखेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में कास्ट ये बहुत बड़ी अवरोध पैदा करती जी। और इसलिए बाबा साहब ये चाहते थे कि कास्ट को खत्म कर देना चाहिए। तो कास्ट आइडेंटिटी के तहत जो शेड्यूल बने, इसलिए ये समाज का लोग शेड्यूल कास्ट और ओबीसी दिखाई देते हैं, और अभी शेड्यूल ट्राइब और अदर माइनॉरिटीज भी। वास्तव में ये इनकी आइडेंटिटी ही नहीं है, ये असाइंड आइडेंटिटी है। उस समय में लिमिटेड हम लोगों को हमारे अधिकार देने के लिए एक कांग्रेस ने ब्रिटिशों के सामने मांगी बात है, बट ये हमारी आइडेंटिटी नहीं। और इस आइडेंटिटी के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी, जिनको हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, इनको उनके अधिकार अलग अलग रखने से नहीं मिल सकते। इनफैक्ट इनको अलग अलग रखने से इनकी पिटाई हो रही है। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ लड़ाया जा रहा है। तो इन लोगों की जब तक एक हम कॉमन आइडेंटिटी नहीं बनाते कि भाई उनकी समस्या एक है, वो अलग अलग लोग नहीं है, ना वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ना वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ना वो ओबीसी के लोग हैं, ना वो माइनॉरिटीज के लोग हैं, बल्कि वो सभी आर्यों के इस देश पर आक्रमण के पहले यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, और उनको जानबूझ के कास्ट आइडेंटिटी उनके ऊपर इम्पोज की, और उनको मतलब छोटी छोटी जातियों में बांट दिया ताकि ये कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो। मतलब कास्ट एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, बाद में उसको सोशल आइडेंटिटी का स्वरूप दिया गया। तो अगर ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तहत हमें मतलब डिसइंटीग्रेट किया गया,
तो इसेंशियली इन लोगों को किसी कॉमन आइडेंटिटी के साथ जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करते, तब तक हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हम इस देश की सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकते। जी तो इसलिए सोशियोलॉजिकली इनको मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत इकट्ठा लाना चाहिए और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाना चाहिए। ये बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने ये बात बार बार दोहराई है, बहुत लोग उसको समझ भी रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ये चीज हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो ये देख रहे हैं हम कि ओबीसी जो है आज भी लगभग 40-45 साल हो गए मंडल आंदोलन को लेकर के अभी अभी हम देखते हैं कि वो कुछ यात्रा कर रहे हैं या लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं मंडल अधिकार को लेकर के। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति जो है, आदिवासी, मूल निवासी आदिवासी है, वो अपने जो राइट्स है, उनके पेशा एक्ट है या जमीन का मामला है या उनके अलग धर्म कोड की बात है, ऐसे अलग अलग मुद्दे लेकर के वहां पर भी काफी मूवमेंट हो रही है। दूसरी ओर देखेंगे कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो एट्रोसिटी के मामले हैं या बहुत सारे ऐसे कुछ मामले, उन सारे चीजों में वो उलझे हुए हैं। क्या आप ऐसा कुछ बता पाएंगे कि ये जो तीनों वर्ग हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आइडेंटिटी के अंदर में आने के लिए कहा, उनको ताकत दी, संविधान की वर्चुअली रूलर बनाया, लेकिन क्या ये तीनों वर्ग के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये जो मतलब एक्चुअली जो रूलिंग क्लास बनना चाहिए उसके लिए कोई पहल हो सकती है? उनके जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, क्या उनको एक जगह इकट्ठा ला करके उनकी ताकत बनाई जा सकती है? क्या इनमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है? देखिए, ये पॉसिबल है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? वो अलग अलग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद को उसी आइडेंटिटी के तहत इकट्ठा हो रहे हैं जो आइडेंटिटी उनको दूसरों ने दी। मतलब आज डिफरेंट कास्ट पॉलिटिकल अवेकनिंग है, लेकिन वो कास्ट के दायरे में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कास्ट के दायरे में छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो तब तक, जब तक ये कास्ट के दायरे में प्रोग्राम करेंगे और कास्ट के तहत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये अपने अधिकार नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते वो अपने अधिकार जिसके लिए वो लड़ रहे हैं? क्योंकि दे डू नॉट हैव ए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। उनकी पॉलिटिकल वैल्यू जो है समाज में, वो उनके अधिकार पाने के लिए जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो एक पॉलिटिकल वैल्यू क्रिएट करने के लिए और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए कास्ट आइडेंटिटी के तहत जो संगठित हो रहे लोग और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उसके माध्यम से हम अधिकार पा लेंगे, तो ये गलत धारणा है। आफ्टर ऑल ऐसा करके वो कर क्या रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं, वे हम इतने लोग हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दिया है, हमें मिल नहीं रहा। वो डिमांड कर रहे हैं। और किससे वो डिमांड कर रहे हैं? उन लोगों से जो सत्ता में है। और सत्ता में कौन है? तो वही 10% लोग जिन्होंने सदियों से इन लोगों के अधिकार जो है नहीं दी। तो ये प्रैक्टिकली वो डिमांड गलत है, ना उनको वो मिल सकती है। और ये तभी मिल सकती है जब ये यूनाइटेडली एक जगह रहेंगे। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये होमोजीनियस आइडेंटिटी का है, जो मैंने कहा मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत। अब ये हो नहीं रहे, तो आपका ये कहना है कि इनको क्या कोऑर्डिनेटेड मैनर में इकट्ठा लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है। इन द बिगिनिंग इनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में इकट्ठा लाया जा सकता है विद द लिमिटेड ऑब्जेक्टिव कि भाई पॉलिटिकल कैप्चर करे पावर इकट्ठा आके, बट वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि वो कास्ट आइडेंटिटी के तहत रहे हैं
और एक लिमिटेड पर्पज के लिए इकट्ठा आया है, तो फिर अगर लिमिटेड पर्पज के लिए इकट्ठा है तो लिमिटेड पीरियड के लिए ही रहेगा। अगर आप उसको सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत इकट्ठा आना बहुत जरूरी है, और इस ढंग का पॉलिटिकल अवेकनिंग उनमें करना जरूरी है। अभी कल आपके चैनल पे भी मेरा जो रिकॉर्डिंग हुआ तो उसमें मैंने एक बात क्लियरली कहा है, मुझे लगता है इस अवसर पर भी मैं वो बताना चाहूंगा कि बाबा साहब की वो जो किताब हु वेर द शूद्रास एंड हाउ दे केम टू बिकम ए फोर्थ वर्ना ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी, तो इसका मतलब क्लियर ये है कि आज जिनको यहाँ शूद्र समझा जाता है, जिनको ओबीसी समझा जाता है, वो इंडो आर्यन सोसाइटी जो आर्यों की व्यवस्था है, उस इंडो आर्यन सोसाइटी के वो शूद्र नहीं है। अदरवाइज बाबा साहब को ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि हाउ हैव दे कम टू बिकम द फोर्थ वर्ना ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये अलग लोग है, तो ये अलग लोग कौन है? इसका मतलब ये जिनको ब्राह्मण उनको शूद्र जो समझते इंडो आर्यन सोसाइटी के तहत, वो शूद्र ये नहीं है, इंडो आर्यन सोसाइटी के ये शूद्र नहीं। तो अगर ये इंडो आर्यन सोसाइटी के शूद्र नहीं है तो फिर ये है ही कौन? तो वो यही के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है जिनको बाद में शूद्र बनाया गया, डिटेल में लिखा है बाबा साहब अपने किताब के प्रीफेस में। तो ये वो नहीं है, ये उनको डिनाई करना पड़ेगा कि हम वो शूद्र नहीं है, और वो शूद्र नहीं है। और शूद्र जो है, जो हिंदुइज्म की व्यवस्था है उसमें शूद्र है, और अगर ये वो शूद्र नहीं है आर्यों की व्यवस्था के, फिर ये हिंदू भी नहीं। इस ढंग का सोशियो पॉलिटिकल अवेकनिंग करना बहुत जरूरी है, और मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत आना बहुत जरूरी है, तभी ये पॉलिटिकल पावर में भी आ सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन उनकी फेवर में होगा। और जो टूल बाबा साहब ने फिर दूसरा दे, दो ही टूल है, जो बेसिक सब्जेक्ट जो बनाया है कि मूल निवासी बहुजन समाज कर बहुजन शासनकर्ता जमात कैसे बने, तो इसके दो टूल है। एक टूल है मूल निवासी आइडेंटिटी, एक जैसा हम एक ही लोग है, अलग नहीं है, हम एक लोग है, एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी एक ही लोग है, अलग अलग लोग नहीं है। ऐसा भावनात्मक लगाव पैदा करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भावनात्मक लगाव होने से मतलब एक दूसरे के कल्याण के लिए जो बात सोचनी है वो होती है, फिर वो दूसरे रहेंगे ही नहीं, एक ही रहेंगे मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत। तो इनमें भावनात्मक लगाव बहुत ज्यादा रहता है, एक फैमिली के लोग बन जाते हैं। एक तो ये है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा। दूसरा जो है कि ये तो सोशियोलॉजिकली हो गए, सोशियोलॉजिकल टूल है, लेकिन सोशियोलॉजिकली टूल के माध्यम से आप एक जैसा बन भी गए, लेकिन आपके पास शासन में आने के लिए क्या है? तो एक पॉलिटिकल टूल की जरूरत होती है, और जो पॉलिटिकल टूल है वो है बाबा साहब ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही, और पॉलिटिकल टूल इस देश के हर नागरिक को उनके फिंगर टिप्स पे दिया कि ये वो टूल है, ये जो शस्त्र है, इसकी माध्यम से डेमोक्रेसी में आप अपनी मेजॉरिटी फॉर्म कर सकते हो। ये दो टूल, एक सभी हम एक है तो हम मेजॉरिटी फॉर्म कर लेंगे, बट दैट विल बी ए सोशल मेजॉरिटी, और सोशल मेजॉरिटी को पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट करके अगर शासनकर्ता बनना है तो दूसरा जो टूल है वो टूल है एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये दोनों के बारे में समाज जीवन में निरंतर अवेकनिंग करना ये बहुत जरूरी है।
और इस दिशा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 4 साल से कार्यरत है और कहीं ज्यादा मात्रा में ये समझाने में कामयाब हुई है। और इसके जो रिजल्ट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये नजर आएंगे। और उसके लिए न सिर्फ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के लोगों ने इस ढंग का विचार समाज जीवन में प्रेषित करना चाहिए, बट जो भी लोग फूले साहब के फॉलोअर है, जो भी लोग बाबा साहब के फॉलोअर है और भिन्न भिन्न संगठनों में इग्नोरेंटली कास्ट के दायरे में संगठित हो रहे हैं, उन्होंने इस विचार को बहुत ज्यादा मात्रा में समाज जीवन में विरोध किया जाना चाहिए, प्रेषित करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अपना रोल अदा कर रही है और दूसरी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, रिलीजियस जितने भी संगठन है जो इन महापुरुषों के थॉट्स को मानते हैं और इस देश में अपनी सत्ता आना चाहिए, इसके लिए मतलब वो उत्सुक है, उन्होंने ये काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर वो दिन दूर नहीं, इन द रियल सेंस ये जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है इस देश का शासनकर्ता बन सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आपके साथ चर्चा हुई है कि मूल निवासी बहुजन समाज शासनकर्ता जमात कैसे बने, इसके लिए वर्तमान स्थिति में जो आवश्यक बातें हैं आपने बताई, और दो महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर मैं अधोरेखित करना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आपने बताया कि हमें जो ये अपनी जो पहचान है, हमारे जो इकट्ठा आने की पहचान है, मूल निवासी पहचान, उसके तहत आना जरूरी है। और जो मताधिकार हमें दिया है, शासक बनने का अधिकार दिया है वो, और ये सारे जो अधिकार है आपने शुरुआत में भी बताया कि ये संविधान में निहित है। संविधान में इन मूल निवासी समाज को शासनकर्ता वर्चुअली बनाया है, तत्वतः बनाया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर आना है तो ये दो चीजें हैं जिसको लेकर के हमें इकट्ठा आने की जरूरत है। एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर, और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, आपसे जानते रहेंगे, और खास करके हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आने वाले समय में एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर क्या हम जो विभिन्न लोग हैं, संगठनों के लोग हैं, क्या उनको इकट्ठा ला करके उनसे कोई बातचीत हम कर सकते हैं, ये दो मुद्दे पर जिसको लेकर के आपने अभी छेड़ा है। ये मुझे लगता है आपने ये करना चाहिए क्योंकि आपका एक लार्जर हराइजन है और आपने भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि उन लोगों में जो मैं उनको इग्नोरेंट नहीं कहूंगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनमें राइट ढंग की समझ पैदा करने में जो एमएनटी न्यूज नेटवर्क का रोल जो है अदा करना चाहिए। उन लोगों को साथ में बिठा के बड़ा सम्मेलन लगा के या जो भी आप अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो उसमें हम जरूर शरीक होंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आपकी अनुमति लेकर के आज का इस अंक यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। जय भीम, जय निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। साथियों, एमएनटी न्यूज नेटवर्क का यह कार्यक्रम इसी वीडियो लिंक पर आगे भी रहेगा। अगर आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब के साथ ही कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर आपने यूट्यूब पर एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर भी हमें लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर तीनों जगह हम मौजूद हैं। पुनः मिलते हैं कल रात्रि 8:30 बजे। दीजिए इजाजत। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।